नमस्कार व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए शायरियाँ नहीं, ये एक हफ्ते 10 दिन के बीच जो हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घटी और हमारे भारत से सरोकार रखने वाली जो घटनाएं, राजनीतिक और अन्य घटनाएं हुई, उन पर प्रकाश डालूंगी। तो जिनमें मैं जो उनको एक हेडलाइंस में बांट देती हूँ, जिनमें से एक तो जम्मू कश्मीर के नगरोटा की आतंकवादी घटना है, और इस आतंकवादी घटना का भारत, चाइना और पाकिस्तान, इन तीनों के बीच कैसे लिंक है और उनमें भी भारत गुप्तकार अलायंस के साथ कैसे लिंक है, इन पे प्रकाश डालूंगी। और जो दूसरा होगा वो बंगाल चुनाव का। बिहार में एनडीए ने का विजय रथ जो है, उसने अपना विजय रथ जो चलाया था वो वहाँ पे जीत हासिल कर ली, और उसके बाद वो बंगाल में अपना विजय अभियान शुरू कर रहे हैं। और जो तीसरी खबर होगी वो है, जो प्रमुखता से आजकल उभर रही है और बहुत ही ज्वलंत विषय है, कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद में क्या राहुल गांधी को बने रहना चाहिए, और यह कांग्रेस का भविष्य क्या है। और जो चौथी जो न्यूज़ है वो चीन से रिलेटेड है। चीन में पाकिस्तान के साथ जो है हाथ मिला के जो है एक सीपैक कॉरिडोर का निर्माण किया था, उसको लेकर है। वो उस कॉरिडोर का निर्माण चीन ने बंद कर दिया। क्यों बंद किया, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर में चलते हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में जो है, जम्मू से कश्मीर की ओर एक ट्रक जा रहा था जो असला और बारूदों से भरा हुआ था। इस ट्रक में जो है 4-5 किलो आरडीएक्स थे, और और इसमें इनके साथ जो आतंकवादी थे उनके पास 3 चीन से निर्मित पिस्टल्स थी, और ये अपने साथ ड्राई फ्रूट्स कैरी कर रहे थे, और साथ में जो है पेन किलर्स और दवाइयाँ भी कैरी कर रहे थे। यानी कि ये लोग जो है कश्मीर में जाकर किसी एक बड़ी आतंकवादी घटना को वारदात देने की योजना के साथ आए थे, और ये बहुत बड़ी तबाही मचाते जिस प्रकार की तैयारी के साथ ये आए थे। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और वहाँ की पुलिस बलों ने और इन्होंने जो है इस ट्रक को जो है ये ट्रक उनकी नज़र में आया, और उन्होंने ट्रक को जो है में सवार आतंकवादियों को जो है से सरेंडर करने को कहा। अमूमन ये कहा जाता है, जो गुप्तकार अलायंस वाले हैं कहते हैं कि आपके कश्मीर में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो मिलिट्री हैं और जो पुलिस हैं, ये सब जो हैं बहुत ही अमानवीय तरीके से व्यवहार करते हैं, अमानवीयता के साथ वहाँ अपना काम करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। उन्होंने आतंकवादियों तक को जो है पहले सरेंडर करने की गुजारिश की, अनाउंस किया, और जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो एनकाउंटर हुआ। चारों आतंकवादी मारे गए और ड्राइवर भाग गया या भगा दिया गया। ड्राइवर इंडियन था, मे बी उससे पूछताछ होगी और बहुत सारी चीज़ें हाथ आएंगी। तो ड्राइवर फिलहाल भाग गया, और ये तो था अंजाम जो है आतंकवादियों को जो है 72 हुरों के पास सेना ने भेज दिया। लेकिन अब इसके जो उभर के आते हैं कि क्या मतलब, इसका कनेक्शन क्या है, चाइना, पाकिस्तान, गुप्तकार अलायंस, इनसे कनेक्शन क्या है। देखिए, महबूबा मुफ्ती कुछ दिनों पहले बोल रही थी कि युवा तो हिंसक होंगे, युवा तो मारकाट करेंगे ही, युवा तो जो है खून खराबा करेंगे ही। क्या मतलब था उनका कि 370 हट गए तो अब युवा जो हैं वो खून खराबा करेंगे। और इसी तरीके से इससे कुछ दिन पहले जो है हमारे जो महबूबा अब्दुल्ला साहब हैं
फ़ारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि वो 370 को फिर से बहाल करने के लिए चाइना से तक हाथ मिलाएंगे और चाइना से सहयोग लेंगे। और दिखा भी, पाकिस्तान का चाइना कनेक्शन जग जाहिर है, पाकिस्तान और चाइना में बहुत मैत्री संबंध हैं और वो हर तरह की सहायता उन्हें पहुंचाती है। और इस इनकाउंटर में 3 चाइनीज़ पिस्टल्स का पाया जाना, वो भी अवैध तरीके से पाकिस्तान में आई चाइनीज़ पिस्टल्स, ये चीन का पाकिस्तान को सहयोग और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का ये एक जो कनेक्शन है वो उभर के आया। और ये गुपकार अलायंसेस वालों का भी कनेक्शन उभर के आया। और बीच में अभी महबूबा मुफ्ती ने के दफ्तर में बीजेपी के लोग जो हैं तिरंगा झंडा फहराने गए, तो महबूबा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अगर हमारा झंडा नहीं रहेगा तो तिरंगा भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के तत्व जो देशद्रोही तत्व हैं, जो देश के तिरंगा का सम्मान करना तक नहीं जानते, देश के तिरंगे को आप कहते हैं कि अगर तिरंगा फहराया तो खून की होलियां हो जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। इस प्रकार की शख्सियतें, इस प्रकार के, हम शख्सियत नहीं कहेंगे, इस प्रकार के अपराधी, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं खुले आम जो है वो घूम रहे हैं और भड़का रहे हैं। हालांकि ये 370 हटने के बाद से नज़रबंद थे, लेकिन ये पुनः खुले हुए और उन्होंने अपनी देश विरोधी एंटी नेशनल गतिविधियां चालू कर दी। ये तिरंगे तक का सम्मान नहीं कर पा रहे, तो इनके लिए हमारी क्या, हम जैसे आम लोगों के लोग इनके लिए क्या भाषा का उपयोग करेंगे? हम तो देशद्रोही, गद्दार और एंटी नेशनल ही कहेंगे इन्हें। और अब जैसा ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है गुपकार ही दे रहा है, ये पहले से भी देता था और अब भी दे रहा है, और जब से ये नज़रबंद होके रिहा होके आए हैं फिर दे रहे हैं। अब वजह क्या है? इन्होंने क्यों जो है पाकिस्तान को असलाहों और बारूद RDX के साथ आने दिया? क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हो रहे हैं चुनाव हो रहे हैं, ये 370 हटने के बाद जो है पहला बड़ा डेमोक्रेटिक चुनाव है। वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रक्रिया चालू हो, डेमोक्रेसी वहाँ अच्छे से बहाल हो। DDC का इलेक्शन होने वाला है। DDC यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसका यानी जिला विकास परिषद। तो इसका यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है और ये बिल्कुल नहीं चाहते गुपकार अलायंस वाले कि ये चुनाव यहाँ पे हो, और ना ही पाकिस्तान और चाइना चाहता है कि कश्मीर में फिर से जो है वो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया बहाल हो। इस गुपकार अलायंस की जब बात आती है तो एक नाम और उभर के आता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस का गुपकार कनेक्शन क्या है। तो इस चीज़ में जब बहुत हो हल्ला हुआ तो ये सामने तथ्य उभर के आया कि कांग्रेस ने कहा कि उसका गुपकार अलायंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जब कनेक्शन नहीं है, जब कोई कनेक्शन नहीं है, तो DDC के चुनाव में जो है वो वहाँ PDF से और इनसे जो है गुपकार अलायंस से जो है वो अलायंस DDC के चुनाव में कांग्रेस क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि दोनों का एजेंडा एक है। कांग्रेस भी कह रही थी कि 370 को हटाना गलत है, ये इन्होंने स्पष्टता कहा है पहले, लेकिन ये साथ में कांग्रेस ये भी कह रही है कि गुपकार अलायंस के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। तो ये तो हो गए आतंकवादी गतिविधियों का चाइना और पाकिस्तान कनेक्शन। साथ में एक चीज़ और है, जो गिलगिट वाली जगह है, वो वहाँ पे इमरान सरकार ने कुछ समय पहले कहा था कि चुनाव कराए जाएंगे और वो उसका भारत सरकार ने भी विरोध किया। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं बाद में बात करूँगी। तो ये तो हो गया आतंकवादी, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना हुई, इसका जो है ये लिंक क्या था इसमें और किस तरीके से सैन्य बल ने जो है इनके इरादों को नेस्तनाबूद करके एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से रोक दिया।
दूसरी चीज़ जो घटना है अब इसी से रिलेटेड है कि चाइना से रिलेटेड सी पैक एक कॉरिडोर है, एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर है जो नवाज शरीफ के समय में जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर से तिब्बत बॉर्डर तक जो है वो बनने का तय हुआ था। और इसके पीछे चाइना की मंशा जो है अपने को इकोनॉमिकली डेवलप करना पाकिस्तान में, और अपना समय जो कि वो व्यापार जो वो अफ्रीका और यूरोप आदि देशों से करता था, तो उसको वो ओशियन सागर से होते हुए आना करता था, जो बहुत लंबा रास्ता होता था और उसमें जो है बहुत समय खर्च होता था। तो ये कॉरिडोर जब सीपे कॉरिडोर बन जाता तो इससे चाइना को जो है बहुत व्यावसायिक लाभ होता, उसका समय भी खर्च नहीं होता। तो इसके लिए उसने जो है अनुबंध किया नवाज शरीफ सरकार के साथ, और ये अनुबंध ऐसा था कि ये लोन पे ये जो इस कॉरिडोर का खर्चा है वो पाकिस्तान ने लोन पे लिया, और लोन का भी इंटरेस्ट रेट 17% इंटरेस्ट रेट पे लिया। और जो चीज़ें उभर के आई हैं वो ये है कि इसमें जो फ़ायदा है वो चीन को ही था। हालांकि पाकिस्तान को भी फ़ायदा था, क्योंकि वहाँ पे फिर वहाँ की इकोनॉमी डेवलप होती जब वो कॉरिडोर बनता, और वो वहाँ पे जो है एक चाइना की पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप भी है, और चीन पाकिस्तान को बहुत सारी आर्थिक सहायताएं भी दे रहा है, तो उसके आगे उसका नतमस्तक होना लाजमी था। लेकिन अब इसी चीन ने सीपेक के निर्माण की प्रक्रिया को रोक दिया है। क्यों रोका है? क्योंकि वो पाकिस्तान से नाराज़ है। सवाल उठता है पाकिस्तान से नाराज़ क्यों है? पाकिस्तान से नाराज़ इसलिए है कि चीन ने कहा पाकिस्तान से कि वो गिलगित में चुनाव कराए। इमरान सरकार ने आनन फानन में चीन के गिलगित के जो हैं वो नवयुवक जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ प्रदर्शन करते रहते थे, अलग राज्य की मांग करते रहते थे। तो इमरान खान ने उनको आश्वासन दिया कि चुनाव जो है यहाँ पे गिलगित में जो है चुनाव होंगे। लेकिन भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। भारत सरकार ने कहा गिलगित में चुनाव नहीं हो सकते, गिलगित एक विवादित जगह है, इस विवादित जगह में कोई संवैधानिक और चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो सकती। उन्होंने दो टूक जवाब शब्दों में राजनाथ सिंह ने कहा कि वहाँ चुनाव नहीं हो सकता। इमरान खान को दबना पड़ा, वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे हैं। और दूसरी वजह ये कि चाइना चाहता था कि पाकिस्तान और भारत बॉर्डर में जो है पाकिस्तान ढेर सारी जो है आतंकवादी गतिविधियां करे और भारत को परेशान करे, लेकिन भारत ने कड़ा रुख अपनाया। भारत की सेना ने कह दिया कि वो 2.4 मिशन के लिए तैयार है। अभी आपको बता देती हूँ कि 2.4 मिशन क्या है। 2.4 में 1 + 1 + 2.5 मिशन के लिए। तो इसमें 1 जो है पाकिस्तान है, 1 चाइना एंड 0.4 जो है भारत की एंटी नेशनल जो तत्व हैं, यानी कि गुपकार अलायंसेस की तरफ और अन्य गद्दार जो तत्व हैं उनकी तरफ इशारा था कि उनसे निपटने के लिए भारत तैयार है। तो जब इस तरह का हुआ तो चीन नाराज़ हो गया और चीन ने सीपेक का निर्माण रोक दिया। अब सोचिए सीपेक लोन पे है, बीच में है, और पाकिस्तान की क्या हालत होगी, पाकिस्तान किस प्रकार से घिर गया है। चीन से रिलेटेड एक और सवाल उठता है कि चीन ने जो है फिंगर 4 पे जो है अपना टैंक भेजा, तो भारतीय सेना ने भेजा था, थोड़ा समय हो गया उसको, तो भारतीय सेनाओं ने उनको उल्टे पांव वापस कर दिया और फिंगर पॉइंट और सारे जो टॉप के पॉइंट्स हैं उन पे इंडिया ने अपना सैन्य बल वहाँ पे जो है वो स्थापित कर दिए हैं। तो चीन अब आक्रमण करेगा भी, चीन अगर साहस भी करेगा तो क्योंकि वो ऊंचे पॉइंटों पे इंडिया ने अपने सैन्य दलों को स्थापित कर दिया है, और तो वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊंचाई पर से हमला जो ऊंचाई पे जो होता है आक्रमणकारी, वो उसको सफलता ज़्यादा मिलती है। दूसरा
जो है अब दिसंबर आने वाली है। दिसंबर में लद्दाख का और इधर से इस तरह के इलाके में जो टेम्परेचर है वो -20 से -40 तक पहुंच जाता है, और चीनी सेना इसमें कुल्फ़ी बन के जो है वो वैसे ही मौत के मुंह उतर जाएंगे। उनकी हिम्मत नहीं कि वो लद्दाख के इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकें, तो वो ऑलरेडी पीछे लौट जाएंगे और आगे का विस्तार उनका नहीं होगा। तो ये तो हो गया चाइना, पाकिस्तान और भारत की घुड़की 2.4 मिशन। ये एक बिंदु हो गया, मतलब चीन समर्थ नहीं है भारत पे इस समय आक्रमण करने के लिए। जो ताज़ा तरीन अब दिसंबर आने वाला है, तो दिसंबर में देखें तो कोई ऐसा लगता नहीं है कि चीन और भारत पे कोई आक्रमण करेगा या कुछ इस प्रकार की गतिविधियां होंगी। अब हम आते हैं बंगाल मिशन पे। बीजेपी ने, एनडीए ने जो है, और बीजेपी को बहुत जो है भारी सफलता मिली। बीजेपी 53 से 73 पे आ गई। जो है बीजेपी बिहार में 53 से 74 पे आ गए। तो पोटेंशियल देखिए एनडीए का, मतलब एनडीए जो है या बीजेपी हम कहें। अब हम लोकसभा चुनाव से देखते हैं। जो जब स्टार्टिंग हुई थी लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें थी। 2014 में सत्ता में आई 230 आई 2000 एक सेकेंड 200 और फिर 2019 में 325 आई। मतलब अगर हम बीजेपी का ग्राफ देखें तो बीजेपी जो है ने एक लंबा संघर्ष किया, विपक्ष में रही, और उसके बाद 2016 से उसके खाते 2014 से उसके खाते खुलने चालू हुए, और वो उत्तरोत्तर बहुत एक बहुत ही ऊंचा उछाल जो है बीजेपी का दिख रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम तो ये बात मैंने इसलिए उठाई कि बंगाल में जो कि बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो 24 साल जो है वो आपका कम्युनिस्ट का, लाल सलाम का गढ़ रहा, और उस समय जो है ममता बनर्जी 3 सीटें थी, और वो 3 सीट से सत्ता पे काबिज हो गई, और 10 साल से वो सत्ता पे टीएमसी काबिज है। तो इस समय जो बीजेपी ने स्ट्रैटेजी अपना रखी है, और जिस तरीके से वो दावा कर रही है कि वो 2/3 बहुमत बंगाल में लाएगी, और उसके लिए वो जो है वो लामबंद है, उसने कमर कस रखी है। तो निश्चय ही जब लाल सलाम को, कम्युनिस्ट को रौंद के टीएमसी आ सकती है, तो टीएमसी को रौंद के बीजेपी क्यों नहीं आ सकती। तो इस प्रकार का, और बीजेपी ने एक बहुत आक्रामक रणनीति बनाई है, एक स्ट्रैटेजी बनाई है बंगाल को काबिज करने के लिए, और उसके तहत जो है उसने बंगाल को 5 जोनों में बांटा है। 5 जोनों में बांट के जो है उन्होंने जो मुकुल रॉय एक ऐसे नेता हैं जो पहले टीएमसी में थे, और टीएमसी के लिए उन्होंने बहुत अच्छी रणनीति बनाई, और टीएमसी को बंगाल को लाल सलाम से मुक्त मुकुल राय ने ही किया, और टीएमसी को बंगाल सौंपा। यही मुकुल राय जो है टीएमसी से अलग होकर जो है वो बीजेपी में आ गए हैं, और बीजेपी ने इन मुकुल राय को जो है अपना बंगाल का रणनीतिक सलाहकार बनाया। मुकुल राय टीएमसी की कमजोरियां अच्छे से जानता है, तो पटकनी देने में ममता बनर्जी को आसानी रहेगी। और जो आक्रामक नीति बनाई उसके तहत जो है बीजेपी बहुत एग्रेसिव मोड में है, मतलब फतह करने के मोड में है, जीतने की मोड में है, उसमें उत्साह है, उसमें जुनून है। उसने जो है 11 केंद्रीय स्तर के नेताओं को बंगाल में उतारा है, और जिनमें हम प्रमुख रूप से जो नाम है वो
मोदी तो चेहरा है ही, मोदी के नाम पे तो वोट मानेंगे ही, मोदी का तो जलवा कायम है। बिहार ने दिखा दिया, बिहार ने में मोदी ने जाकर कहा 2 युवराज हैं यहाँ, और जो है जंगल राज जो है वो फिर से आएगा, और जंगल राज के युवराज भी हैं। और इतना कहना नहीं था कि बाजी पलट गई और मोदी जी की मेहनत जो है वो रंग लाई, और बिहार जो है वो बीजेपी ने इतना जो है वो जंप किया वहाँ पे, जिस नीतीश को भी पिछाड़ते हुए, नीतीश को नकारा गया, उसको पिछाड़ते हुए वो बीजेपी ने ऊपर के आई। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जो है वो स्ट्रैटेजी बना रही है। बीजेपी शांत नहीं बैठी, बीजेपी में जो है जुनून है, जीतने का जुनून है। और इनमें मैंने कहा कि मोदी तो एक चेहरा है ही वो, उसके बाद अमित शाह जो कि सक्रिय हैं, अमित शाह जो हैं उतरे सक्रिय हो गए हैं, जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और तीसरा नाम है कैलाश विजयवर्गीय जो कि वहाँ के महासचिव हैं। तो ये 3 बड़े केंद्रीय स्तर के नेता, इसके अलावा जो हैं वो 8 और हैं नेता, वो सब सक्रिय हैं और ये केंद्रीय स्तर के नेता हैं, और ये बंगाल को में ज़मीन पे उतरे हैं, बंगाल को फतह करने के लिए उतरे हैं। बंगाल में जो है अब जो नारा दिया, चुनावी नारा, ई बार बांग्ला पार ले सांभला, मतलब इस बार बंगाल को संभाल सकते हो तो संभाल लो, मतलब खुली चेतावनी है कि संभाल सकते हो तो संभाल लो, जीत सकते हो तो जीत ले। इस आक्रामक के साथ, जो इस आक्रामक रणनीति के साथ और इस नारे के साथ बीजेपी जो है बंगाल में उतर गई है। 6 महीने के बाद चुनाव होना है। तो अब दूसरा जो है, ममता की छवि बहुत खराब हो रखी है। ममता जो है वो बहुत ही हिंसक राजनीति कर रही हैं, उन्होंने हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया है वहाँ पे, और हिंदू ममता से नाखुश हैं, और बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने जान से टीएमसी ने मरवाया है। तो ये कहा जा रहा है कि बुलेट का जवाब जनता जो है बैलेट से देगी और टीएमसी का जो है सत्ता से बाहर जाएगी। दूसरा जो बंगाल चुनाव से लेकर प्रश्न उठ रहा है कि अपील की गई है, ये जो बीजेपी ने अपील किया है चुनाव आयोग से कि बंगाल के चुनाव को नौकरशाह से मुक्त रखा जाए। अगर नौकरशाह रहेंगे तो टीएमसी जो है बीजेपी के साथ धोखाधड़ी करेगी, यानी कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, चुनाव में धांधलियां होंगी, इसलिए नौकरशाह को इनसे दूर रखा जाए। दूसरा जो बंगाल में कल की दिन में बहुत एक घटना उभर के आई कि बीजेपी के जो बूथ सचिव हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर जो है, और टीएमसी लोग के ने ही करवाई उनकी हत्या, इसको लेकर बीजेपी में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसको चलते हुए जो है वो प्रदर्शन जो है दंगा और हिंसक हो गया, और जो है वहाँ पे बहुत काफ़ी हिंसा हुई। हालांकि उस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने बूथ सचिव को का मर्डर किया था। तो ये घटना हुई, यानी कि बंगाल जो है वो टीएमसी के शासनकाल में इस बार जो है सुलग रहा है और जनता बहुत नाखुश है। मोदी तक को किसी भी बड़े नेता को, वो चाहे योगी हो गए या कुछ, अगर उन्हें बंगाल की ज़मीन में जाकर चुनावी भाषण करना है, रैली करना है या किसी और कार्यक्रम में शिरकत करनी है, तो उन्हें वहाँ टीएमसी से यानी ममता बनर्जी से जो है लिखित परमिशन लेनी पड़ती है, तब वो वहाँ पे सक्रिय हो पाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो इन सब से जनता वहाँ की नाखुश है, और जो है वो काली तक को नकार रही थी। काली जो दुर्गा माता और काली माता जो बंगाल में इतनी पूज्य हैं, और पूरी बंगाल की संस्कृति और धार्मिक जो है आस्था जो है इनके इर्द गिर्द मंडराती है। तो इस तरीके से हिंदू जनमानस को जो है कि भावनाओं को हर तरीके से इन्होंने टीएमसी ने आहत किया। तो ये इतनी समीक्षा जो है ये बंगाल की हो गई अभी। और ये जो हिंसा हुई थी वो बिहार के कूच बिहार में हुई थी। दूसरा, बिहार चुनाव से लेकर ही एक और सवाल उठता है।
चलिए वो अभी समय काफ़ी हो गया है, तो उसको मैं दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। और आप लोग से मैं अभी फ़िलहाल इजाज़त मांगती हूँ, और दूसरे वीडियो में आपके साथ जुड़ूंगी, क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताए थे, उनमें से अभी एक आध टॉपिक रह गए हैं, तो मैं उन पे चर्चा करूँगी। तो आप लोग से एक बार अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और मुझे नित्य इस तरीके से आपके सम्मुख आकर जो है अपने शब्दों में अपनी प्रस्तुति रखने का मौका मिले। नमस्कार।